हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग बहुत टाइम से कमेंट भी कर रहे थे कि हमें भी गोवा आके रहना है, हमें भी आपकी तरह गोवा में शिफ्ट होना है, हमारा भी सपना है गोवा में रहने का। और गोवा में हम तो गोवा में आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, हम 10 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद आएंगे, ज़रूर आएंगे। या वो एक ड्रीम पाल के बैठे हुए हैं कि हमें गोवा में आना है, गोवा में रहना है। मतलब एक टूरिस्ट प्लेस कह लो या हिल स्टेशन कह लो या नेचुरल प्लेस कह लो। मेन हम रीज़न मान के चलते हैं कि उनको लगता है कि यार पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र, नदियाँ, शांति। तो इस हिसाब, गोवा हिंदुस्तान का सबसे छोटा राज्य है, तो इस हिसाब से वो ध्यान में रख के हर व्यक्ति का मोस्टली एक ड्रीम होता है कि मैं गोवा में जाके शिफ्ट हूँ, वहाँ रहूँ या मेरा भी वहाँ घर हो। पसीने आ रहे हैं, धूप बहुत तेज़ी से पड़ रही है मुँह में। तो उन लोगों को मैं ये वीडियो में ये बात बताना चाहता हूँ कि हर जगह के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। तो इस वीडियो में मैं उनको गोवा के कुछ माइनस पॉइंट्स बताऊँगा कि गोवा में आने से पहले आपको ये बातें ज़रूर जान लेनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी राय बनाना। एडवांटेजेस तो आपको पता ही है, मैंने कई वीडियोज़ में भी बताए हैं और आपको भी ये लगता है तभी आपने ये मन बनाया है। पर मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बताना चाहता हूँ जहाँ पर आपका ध्यान शायद ना गया हो, हम ये मान के चलते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या होता है कि जो भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं ये नेचर के नज़दीक होते हैं, नेचर में ही बसे होते हैं। तो यहाँ पर कुदरती आपदाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड के जो हिल स्टेशंस हैं, लोगों का बड़ा सपना होता है जी पहाड़ों में जाके रहने का। तो आपको पता है कि जब सर्दियों में उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो मैदानी इलाकों से कट जाते हैं, बंद हो जाते हैं रास्ते, लैंडस्लाइडिंग होती है, बर्फ़ खिसक गई, तूफ़ान आ गया, मतलब इतनी ठंड पड़ती है -डिग्री में कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, पानी जम जाते हैं। मेन मैदानी इलाकों से रास्ते कट जाते हैं, वो चाहे आप कश्मीर ले लो, चाहे आप उत्तराखंड ले लो, नैनीताल, मसूरी, ये सब जगह ले लो, डलहौजी, मकलोडगंज, हिमाचल साइड में आप ले लो, शिमला, ये सब जगह ले लो आप। तो ऐसे ही जो कोस्टल एरियाज़ है, यहाँ पर भी आए दिन साइक्लोन आते रहते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर ताउते साइक्लोन आया था, तो वो उसमें कुछ 7-8 लोगों की डेथ हो गई थी गोवा में। 5 दिन तक यहाँ लाइट नहीं रहा था, 5 दिन तक यहाँ पानी नहीं था, ठीक है, बिजली के खंभे उखड़ गए थे। तो वो 5-7 दिन, आपको कह रहे हैं 5-7 दिन क्या बात है या साल में, तो वो 5-7 दिन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस समय 2nd फ्लोर की छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ अपने घर की। यहाँ पर एक 1000 लीटर का टैंक है जिसको मैंने 2 बार बाल्टियों से ग्राउंड से पानी ला करके उसमें डाला है और उसको आधा भरा है उन 5-6 दिन के दौरान। क्योंकि आपको मालूम है वेस्टर्न टॉयलेट में आपको बिना टैंक के वाटर के नहीं आप सर्वाइव कर सकते। तो नेचुरल डिज़ास्टर जो होता है, नेचुरल जो कुदरती आपदाएं होती हैं, उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरा, कोस्टल एरिया में, जैसे अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करोगे, जो ठंडे इलाके हैं उत्तर भारत में, वहाँ बर्फ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। ऐसे ही कोस्टल एरिया में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 4 से 5 महीने का बारिश का सीज़न होता है, जिसमें से 3 महीने तो ऐसे होते हैं, 2.5 से 3 महीने की बारिश रुकती ही नहीं है। तो अभी तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार हम जहाँ जाके रहें। तो जो लोग लोकल्स हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो ये उनके जीवन का हिस्सा है। तो उनको मालूम है कि रेनकोट पहन के भी कैसे काम करना। उनके जीवन में कोई भी काम रुकता नहीं है, वो आते जाते रहते हैं, ठीक है, वो सब चलता रहता है उनका। पर जो बाहर से आए हैं, हमें 1 दिन 2 दिन बारिश तो बहुत अच्छी लगती है, पर जब आप एक 15-15 दिन, 1-1 महीना बारिश ही हो रही है, तो कपड़े सुखाने से लेकर के और बाहर आने जाने से लेकर के गाड़ियाँ गल जाती हैं, कारें गल जाती हैं। मतलब इतनी बारिश होती है, जंग खा जाती हैं पूरी। और सॉल्टी वाटर की बारिश होती है क्योंकि कोस्टल एरिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे ही नेचुरल क्लाइमेट में अगर हम बात करें तो जो गर्मियाँ यहाँ पड़ती हैं, तो क्या होता है, ये बात तो सच है कि कोस्टल एरिया में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती। मतलब यहाँ पे बड़ा नॉर्मल वो रहता है, मिनिमम 16-17 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, मैक्सिमम 35 डिग्री, 30-32-35 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। पर यहाँ की गर्मी नॉर्मल उत्तर भारत जैसी गर्मी नहीं होती है, उमस वाली गर्मी होती है। मई जून के अंदर यहाँ पे जो गर्मी होती है 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक, वो इतनी चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है, इतनी उमस वाली गर्मी होती है कि आप रह नहीं सकते। आपका रंग काला हो जाएगा। पहली बात तो आप जितने मर्जी काले हो तो भी काले पड़ जाओगे, गोरे हो तो पड़ोगे ही पड़ोगे, क्योंकि यहाँ की गर्मी ना स्किन बर्न वाली धूप होती है और गर्मी चिपचिपाहट वाली होती है। और कोस्टल एरियाज़ में कूलर नहीं चलते हैं, या तो फ़ैन होंगे या AC होगा। अगर आप कूलर चलाओगे तो वो चिपचिपाहट, वो उमस, वो ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगी। तो ये बात, आप ये कहना बड़ा आसान है कि हमें कोस्टल एरिया में रहना, पर ये चीज़ों को आप ध्यान में रख के आना, ठीक है।
ये हो गया गोवा आने से पहले आपको ये बातें जान लेनी चाहिए थी। तो मैंने नेचुरल लेवल पे, जो कुदरती लेवल पे जो कुदरती आपदाएं, मौसम के बारे में बताया। अब आती है बात कि आप जब गोवा में आओगे तो गोवा में इनकम सोर्स ढूंढोगे। तो इनकम सोर्स, गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे 60% जो रेवेन्यू है वो टूरिस्ट से ही आता है, टूरिस्ट इनकम से ही आता है। गोवा की आबादी 15 से 16 लाख है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह सब लोकल्स को दी जाती हैं ज़्यादातर, ठीक है। और आप लोग जॉब वगैरह के हिसाब से, और अगर मान लो कोई जॉब के हिसाब से भी आ रहा है तो आप प्राइवेट जॉब करोगे और वो मैक्सिमम जॉब आपको टूरिज़्म से रिलेटेड जगह पर ही मिलेगी। उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं उस हक़ में थोड़ा सा नहीं हूँ। क्या होता है कि आप गोवा में आके जॉब करोगे, चलो ठीक है जी, पर जो फिर गोवंस क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो अब वो गोवंस है, वो बड़े रिज़र्व और बड़े सोफिस्टिकेट, ईमानदार टाइप के लोग होते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। देखो थोड़े बहुत ऊपर नीचे सब जगह हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका बिहेवियर कैसे है। हमारा एक सिंगल बैड एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे साथ गोवंस का बहुत प्यारा बिहेवियर है। मतलब हमें कभी लगा ही नहीं कि हमें ऐसी किसी जगह पे हैं। पर मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि उनके हक़ मारे जाएँ। मैं बात गोवा की नहीं कर रहा हूँ। ये बात ठीक है कि हिंदुस्तान है, कोई भी कहीं जाके रह सकता है, कोई भी कहीं जा कर के नौकरी कर सकता है। तो बात आपकी बात सही है, ये बात है भी, हमारे संविधान में भी हमें इसको फॉलो भी करना चाहिए। पर एक बात बताओ ना, एक जगह बहुत अच्छी है और एक बाकी की जगह ख़राब है। ख़राब मीन्स मान लो एक जगह का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, और दूसरी जगह पे कुदरती भी मार पड़ रही है और नेता भी भ्रष्ट है। अब वो सारे लोग अगर एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? वही होगा जो दिल्ली मुंबई में हुआ, बड़े शहर बन गए, हब बन गए। अब वो बेंगलोर और गुड़गांव और पूना में हो गया, और अब वो हो रहा है हिंदुस्तान की बाकी जगहों पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको अपने यहाँ पे सही लोगों को चुन करके वहाँ पे रोज़गार को ढूंढना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे आके जॉब सोच रहे हो कि हम यहाँ पे नौकरी करेंगे, यहाँ रहेंगे, तो वो ठीक है, पर उससे फिर गोवंस का हक ख़राब जाता है उनके पास से। फिर यही उन लोगों को थोड़ा सा उनका नाराज़गी का विषय है, जो काफ़ी हद तक जायज़ भी है। मतलब अगर मान लो कि हिंदुस्तान के 60% एरियाज़ में कुदरती प्रॉब्लम भी है और नेता भी भ्रष्ट है, कुदरती से ज़्यादा नेता या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सोच रहा अपने लोगों की भलाई, और कुछ जगहों पे चीज़ें बेहतर है और सारे भीड़ एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या होगा? जैसे मैं अपने आप को यहाँ पे गेस्ट मानता हूँ, मैंने कोई यहाँ पे किसी का कोई एरिया स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया है, सिर्फ रेंट पे रहता हूँ और रेंट देता हूँ। एक तरह से उनकी इनकम का सोर्स बना हुआ। मैंने कोई यहाँ पे काम ऐसा नहीं किया कि जैसे गोवंस का एक आदमी का भी जॉब जाए, ना मैं करता हूँ, ठीक है। तो और मैं एज ए गेस्ट हूँ, कुछ टाइम के लिए हूँ, कुछ टाइम बाद यहाँ से चले जाऊँ। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक लोकल्स के मुकाबले कंपैरिजन लोकल का एक बिहेवियर को समझना पड़ेगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो वो किसी भी जगह पे हो, आपको एक वो साइकोलॉजी है कि कोई भी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं और कोई बाहर का आके रहता है तो उसको एक अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे पंजाब में और मुंबई में, यूपी बिहार के लोगों को भैये बुलाया जाता है। गोवा के अंदर घंटी, बिडिंगला ऐसे बुलाया जाता है। हमें कभी किसी ने कहा नहीं, पर मैंने ये किसी यूट्यूब वीडियो में ही सुना था कि ये सब घंटी, बिडिंगला ऐसे, कि मतलब बाहर से आने वाले लोग होते हैं। तो मैं उस वक्त में भी हूँ कि भी मतलब जैसे कर्नाटक के बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रोज़गार करते हैं, तो उतना ही लोकल्स के रोज़गार ख़राब हो रहे हैं ना। तो वो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप करोगे भी तो जैसे रशियन बीचेस में रशियन लोग बेचते हैं सामान, एक अनऑथराइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज तरीके से वो चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा एक अनप्रैक्टिकल है। गोवा में आके आपको वो काम, इनकम सोर्स के लिए काफ़ी फ़ाइट लड़नी पड़ेगी। बाकी जो कैसीनोज़ वगैरह में या वो छोटे मोटे वेटर वगैरह की नौकरी कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ की नौकरी कर रहा है, वो बात है। तो कोई ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे कोई इजीली जॉब मिल जाएगी बड़े शहरों की तरह, वो सब ना। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, ना यहाँ पर कोई कॉरपोरेट एरिया है, ना यहाँ पे कॉल सेंटर, मल्टीप्लेक्स, MNCs जो हैं वो कंपनीज़ हैं। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी। हाँ, जिन लोगों के पास जॉब है और वर्क फ्रॉम होम हो गया है और उनको मालूम है कि यार हमें 3-3 महीने तो ऑफिस ही नहीं जाना है, तो वो लोग आके गोवा में एक छोटा मोटा कमरा लेके अपने जॉब भी कर सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं। इससे गोवंस को इनकम भी होगी और गोवंस का हक भी नहीं मारा जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका तो हो सकता है। आप सोचो कि आप यहाँ पे आके काम करोगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत कम है, और जो है वो भी कुछ अनकंफर्टेबल है। तो मैं यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा हूँ, अगर कभी करूँगा भी तो मेरा मोस्टली उसमें, अगर कभी किया भी फ्यूचर में, तो उसमें गोवंस के साथ मिलके ही करूँगा और गोवंस को ही रोज़गार देने की बात करूँगा। मतलब ऐसा नहीं कि अब मैंने कमाना या मैंने करना, नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और गोवा के अंदर जो है
सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको जो फेस करनी पड़ेगी अगर आप टूरिस्ट एरियाज़ में रहते हो, जो आप मेरे पीछे का एरिया देख रहे हो, आप बिल्कुल आउटसाइड एरिया में रह रहे हो तो बात अलग है, जंगल वंगल में कहीं आउटसाइड एरिया में किसी मोहल्ले गली मोहल्ले के अंदर रह रहे हो। अगर आप रहते हो कोस्टल एरियाज़ में जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, तो 3 महीने आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। वो 3 महीने कौन से होंगे? वो होंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या मिड अक्टूबर से लेकर के मिड फरवरी तक। इतना टूरिस्ट रहता है, इतनी गंदगी फैलाते हैं, इतना शोर फैलाते हैं, मतलब हर चीज़, और वो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आप रह रहे हो तो आपके लिए भी महंगी होगी। तो अगर आप उस समय रेंट पे घर ढूंढोगे तो वो मुश्किल मिलेगा और महंगा मिलेगा। स्ट्रीट फूड के रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि वही इनका एक सीज़न होता है अक्टूबर से फरवरी तक, जिसमें मेन सीज़न जो है वो दिसंबर और जनवरी तो मेन है ही। तो उस समय ना बहुत ज़्यादा टूरिस्ट, रैश ड्राइविंग, हूटिंग, शाउटिंग, ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं। रैश ड्राइविंग बहुत चलती है, गोवा के पतले पतले रोड होते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के गोवा शिफ्ट होने की प्लानिंग बनाना। सिर्फ ये नहीं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, सब कुछ आप हरा ही हरा देख करके आ जाओ कि सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। वेदर का मैंने आपको बता दिया, कुदरती आपदाओं का मैंने बता दिया, यहाँ के लोगों का आपको किस तरह का बिहेवियर है। अगर आप उनके स्पेस को ऑक्यूपाइड करोगे तो वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। वो मुंबई में भी होता है, पंजाब में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, सब जगह होता है, अकेले गोवा में नहीं होता है, वो सब जगह होता है। इवन इंडिया से बाहर भी अलग कंट्रीज़ में होता है, ठीक है। और तो ये एक चीज़ें हैं थोड़ा सा। ये गोवा जो बेस्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो हिप्पी कल्चर वालों के लिए बहुत है, या मेरे जैसे लोगों के लिए जो समाज के नियमों को नहीं मानते। मैंने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाना, मैंने ये फालतू के काम नहीं, मतलब इधर के ये छोटे मोटे काम कर लेने, किसी और का स्पेस ऑक्यूपाइड करना, वो सब नहीं। तो ऐसे बकबक करनी है तो या हिप्पी कल्चर वालों के लिए ठीक है। नॉर्मली आप आए, अपना 1-2 महीना रहे चले गए, वो तो हो सकता है। बहुत लोगों ने इस जोश में आके अपने घर खरीद लिए हैं यहाँ पे और पड़े हैं, खाली पड़े हैं, साल में 1-2 बार रहने के लिए पड़े हैं। तो अगले की वीडियो में हम प्रॉपर्टी ख़रीदने के हिसाब से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपके काम आई होगी। ओके, थैंक यू।